हेलो फ्रेंड्स, आज आप सबों को ऐसे कपल एनर्जेटिक कपल से मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने अपने शर्तों पर अपनी ज़िंदगी को जिया है। तो आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं एक ऐसे प्रेरणादायक व्यक्तित्व जिन्होंने जीवन के 30 महत्वपूर्ण वर्ष कनाडा में एक सफल वेटनरी डॉक्टर के रूप में बिताए हैं। इस क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा देने के बाद जीवन ने एक ऐसा मोड़ लिया जब इनकी धर्मपत्नी श्रीमती राजकुमारी जी को एक प्रोग्रेसिव ऑटो इम्यून बीमारी का सामना करना पड़ा। इस कठिन समय में इन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने प्रोफेशन से ऊपर परिवार को रखा, भारत लौट आए और आज पूरी निष्ठा से अपनी पत्नी की सेवा कर रहे हैं। साथ ही अपने जुनून, अपने स्पोर्ट्स और जीवन के अनुभवों को एक नई ऊर्जा के साथ जी रहे हैं। इनके चेहरे पर कभी भी आप किसी तरह का कोई सिक्कन नहीं देखेंगे, हमेशा मुस्कुराता हुआ, खिलखिलाता हुआ इनका फेस आपको नजर आएगा। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर दिनेश यादव जी एवं श्रीमती राजकुमारी यादव जी का, जिनकी कहानी हमें कर्तव्य, समर्पण और प्रेम का सच्चा अर्थ समझने में मदद करेंगी। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते मैम। आप लोग से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम लोग लाइफ जर्नी के बारे में बात करेंगे जी। और आपके घर में आने के बाद ही एक पॉजिटिव वाइब क्लियर पता चलता है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं रखते हैं अपनी लाइफ को। आपका कैसा रहा बचपना, आगे आप कैसे आए, मैम के बारे में भी थोड़ा बताया जाए। बिल्कुल बिल्कुल जी। सबसे पहले तो राजीव जी, मैं आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करूंगा अपनी वाइफ की तरफ से कि आप एक बहुत ही नोबल काम कर रहे हैं। सीनियर सिटीजन्स के साथ मिलके और उनकी लाइफ के बारे में जानना, ताकि लोगों को पता लगे कि क्या होती है सीनियर सिटीजनशिप और लोगों को एक प्रेरणा भी मिलती है। तो इस आइडिया के लिए मैं आपको ना शुभकामनाएं देता हूँ सबसे पहले तो, और आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें चुना और हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ आपके साथ बात करने का। तो मैं अगर अपने बारे में बताऊं राजीव जी, मेरा जन्म हुआ था एक रामगढ़ गांव है, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा स्टेट में। बड़ा अच्छा नाम है सर, ये तो सोले वाला रामगढ़ है। लोग कंफ्यूज होते हैं अक्सर, लेकिन वो नहीं है एक्चुअली। जी जी। पर अच्छा गांव है, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल बेस्ड हमारी फैमिली थी। मेरे फादर काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे थे और इंडियन रेलवेज में क्लास 1 ऑफिसर थे न्यू दिल्ली में। अच्छा। लेकिन हमारे जैसे ग्रैंड पेरेंट्स थे, मदर मेरी अनपढ़ थी, जमीन थी, पशु थे, तो हम गांव में रहते थे। जमींदार टाइप का? बिल्कुल जमींदार बैकग्राउंड थी, बिल्कुल। तो मेरा जो बचपना है वो लगभग एक कंट्री साइड में, बिल्कुल एक देहाती गांव में होता है, बिल्कुल ऐसे हुआ है। तो 7वीं तक मैं रहा गाँव में। अच्छा, रामगढ़ में? हाँ जी, रामगढ़ गांव में 7वीं क्लास तक पढ़ा मैं। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, जो हमारे गांव का स्कूल होता है, सरकारी स्कूल, उसी में पढ़ा। फादर ने मुझे बाहर भेजना पसंद किया। मेरा बड़ा भाई पढ़ाई में बहुत अच्छे थे सर? हाँ जी, बस काफी अच्छा था पढ़ाई में, खेल कूद में, बस हर चीज में लगा ही रहता था एक्चुअली में। क्या बात है। शुरू से ही मेरा। तो मेरा बड़ा भाई जो नरेश यादव जी हैं, वो सोनीपत में पढ़ते, उनको पहले भेजा बोर्डिंग स्कूल में, और उसके बाद जैसे ही मेरी 7वीं क्लास पूरी हुई, मेरे को भी 8वीं क्लास में बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया था। और अनफॉर्चुनेटली उसी साल मेरे फादर साहब का देहांत हो गया था। उनको हार्ट अटैक आया, और जब महज मेरी उम्र 13-14 साल की थी, तो थोड़ा सेटबैक लगा था हमें उस स्टेज पे, क्योंकि हमारी जीवन अभी परिवर्तन होने का टाइम था। तो ये थोड़ी बैकग्राउंड है मेरे परिवार के बारे में। बाकी स्कूलिंग तक मैं बता रहा हूँ आपको, वहाँ तक हुआ स्कूल। उसके बाद मेरा सोनीपत में हुआ 8वीं से लेके और 12वीं तक। अच्छा। तो उन दिनों में ना 12वीं होती थी प्री मेडिकल, 10वीं के बाद, मैट्रिक के बाद आप कॉलेज में जाते थे उन दिनों में, आपको एग्जैक्टली। तो वहीं से फिर मैंने हिंदू स्कूल में मैट्रिक करने के बाद, हिंदू कॉलेज है, बहुत ही प्रीमियर। नहीं, सोनीपत है जो। अच्छा, वहाँ भी हिंदू है? हाँ जी, हिंदू स्कूल है, बहुत बड़ी। दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला हिंदू के बाद हिंदू कॉलेज वहाँ भी है। तो वहाँ से फिर मैंने प्री मेडिकल किया, अच्छा मेरिटोरियस रहा वहाँ पे मैं। तो वहाँ तक मेरी स्कूलिंग और कॉलेज लेवल तक। उसके बाद फिर मैं वेटनरी कॉलेज में चला गया था, जो आपका आगे बताऊंगा भी जिसके बारे में। तो ये मेरा थोड़ा बैकग्राउंड है, अर्ली एजुकेशन और मेरी जो है
बचपन के बारे में बेसिकली। और मैम का बचपना कहाँ बीता? रेवाड़ी में। रेवाड़ी में। अच्छा अच्छा। और तो सारा एजुकेशन वगैरह वहीं से, रेवाड़ी से? वहीं से, हाँ। ओके ओके रेवाड़ी से ही हाई स्कूल किया, केएलपी कॉलेज से बीए की। ओके। तो इनकी बिजनेस फैमिली है, बड़ी फैमिली है, तो शुरू से ही बिजनेस ओरिएंटेड फैमिली है। तो रेवाड़ी में ही रहा इनका सारा बचपन, पढ़ाई सब एवरीथिंग। रेवाड़ी जो शहर है हरियाणा स्टेट में है वो। तो आप तक इनका पहुंच, आप लोग का मिलन, ये मतलब अरेंज मैरिज था या कैसे था? ये इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग है। हाँ मैं बहुत इंटरेस्टिंग है। अरेंज मैरिज हुआ जी। तो मैं छोटा सा बताता हूँ उसके बारे में बहुत ही क्विकली। हमने ना अपने घर में 2 कमरे बनाए थे नए, और उसके लिए बिजली का सामान खरीदना था। तो इनका जो बिजनेस कहाँ, सॉरी, कहाँ बनवाया था घर ये? ये रामगढ़ गांव में। रामगढ़? अच्छा। हाँ जी, रामगढ़ गांव में मैं डॉक्टर बन के आ गया था। जी जी। बन के फिर हमने कुछ एक्सपेंड करना था घर में थोड़ा सा, तो 2 कमरे नए बनाए थे। बिजली का सामान लेने रेवाड़ी आ बिजली गया। का सामान रेवाड़ी से लेना तो नेचुरली 5 किलोमीटर दूर है। तो बहुत सी दुकानें थी, लेकिन सारी दुकानों को छोड़ता हुआ बिल्कुल रेवाड़ी के सेंटर में इनकी दुकान थी, वहां जाकर मैं चला गया। देखिए कहाँ ले जाती है कैसे। बिल्कुल। तो मैं जैसे इनकी दुकान पे, वहां पे शॉप, अच्छा बड़ा शोरूम था, तो मैंने सामान वामान लिया, और इनका जो असिस्टेंट था वो बातचीत करने लगा। बोला सर कहाँ पे हो, क्या हो? तो मैं अच्छा मोटरसाइकिल पे कैप वैप लगा के जैसे मैं रहता हूँ वैसे ही था उस टाइम। जवानी में तो थोड़ा सा और भी था, अलग थे। एसडी मोटरसाइकिल होती थी उन दिनों जी मेरे जी। पास। एसडी बड़ा उस समय का बहुत प्रेस्टिजियस और prestige। खतरनाक माना जाता था कि एसडी जिसके पास है वो हीरो है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो वही चलाता था मैं। तो वो थोड़ा इम्प्रेस हुआ, पूछने लगा कहाँ से आए हो, कौन हो, क्या हो? तो मैंने बताया कि भाई मैं तो रामगढ़ से हूँ। और बोले क्या करते हो? मगर भाई वेटनरी डॉक्टर हूँ मैं। तो उसने पूछा आपकी शादी हो गई सर? और ये सब। मगर नहीं शादी नहीं हुई है अभी, अभी जस्ट 1 साल हुआ, 1 साल भी नहीं हुआ मुझे पास आउट। तो उसने, मेरा साला था वहीं पे, जो अब साला है वो। हाँ हाँ। तो वो ओनर था, एज ए ओनर। तो उसने ना, जब मैं चला गया वहां से, उसने उसको बता दिया कि सर अपनी सिस्टर के लिए क्यों नहीं देख लेते, ये तो बहुत अच्छा लड़का है। तो वहां से उन्होंने, मेरा जब साल आया, उसने घर जाके बोला कि आज ना बिजनेस पे एक ऐसे आए थे, डॉक्टर हैं, बहुत ही अच्छे, ठीक ठाक हैं, और एसडी से आए थे। हाँ मतलब उसने जो भी कहना था कहा। और 2-3 दिन के बाद ये हमारे घर आ गए सर, उनके पेरेंट्स और उनके फूफा जी, क्या बात करने के लिए। तो अब जैसे बात बढ़ी तो फिर रिश्ते में बदल ही गया। फिर हम चले गए देखने। ये और इनको देखने के बाद तो सवाल ही नहीं था कि सवाल ही नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ हाँ। तो मैं, मेरा बड़ा भाई, हमारी सारी हमको तो लगता है खिड़की उड़की से आपने पहले देख लिया था, तभी इनके यहाँ दुकान में आप गए थे लाने। नहीं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था इनके बारे में। जी जी। फाइन। तो ये इसको कहते हैं ना कुदरत का मिलन। ये एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि मैरिजेज आर मेड इन हेवन। नहीं तो इतनी सारी दुकानें थी, सच बता रहा हूँ, बहुत दुकानें छोड़ के मैं वहां पहुंचा, जो बिल्कुल बीचों बीच है। ऊपर वाला करवा रहा था। हाँ कि वहीं जाना है भैया, तेरे को इंतजार हो रहा है तुम्हारा। बिजली के सामान के साथ साथ बहुत खूबसूरत करंट भी मिलने वाला है। तो बस वहां से शुरुआत हुई। तो एंगेजमेंट, शादी, फिर सब हुआ बहुत बढ़िया तरीके से। आलीशान शादी हुई, बहुत बढ़िया। इनकी बहुत अच्छी वेल टू डू फैमिली थी, पूरी रेवाड़ी में वेल टू डू परिवार है, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली बहुत अच्छा था। तो शादी के बाद सर कितने दिनों तक आप इंडिया में रह गए? क्योंकि 30 साल आप कनाडा में बिताए, तो बहुत जल्दी चले गए होंगे। तो हमारी शादी हुई 89 और 90 में हमारा पहला बेटा भी हो गया था। तो 87 में मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिल गई थी यहाँ हरियाणा गवर्नमेंट में। मैं वेटनरी सर्जन रहा। तो 96 तक मैं वेटनरी सर्जन रहा हरियाणा गवर्नमेंट में। डिफरेंट जगह पे मैंने जॉब्स की, हम साथ रहे। और बेटा हो गया था हमारा, फिर बेटी भी हो गई थी यहाँ पे 94 में। तो छोटा सा परिवार था, बढ़िया। तो 96 में हमने बाहर जाने का सोच लिया था। मैंने ये ख्याल कैसे आया? एक अच्छा खासा गवर्नमेंट जॉब में थे, एक लड़का एक लड़की था, बैलेंस फैमिली चल रहा था, सब कुछ था, लेकिन फिर किक मारने लगा कनाडा का। ये बताऊं राजेश जी, ये मेरे को बहुत पुराने दिनों से ही मेरे ख्याल मतलब अंदर था कि मुझे बाहर जाना है। और क्योंकि मैं बहुत एम्बिशियस टाइप का आदमी हूँ,
कुछ नया करने की हमेशा दिल और दिमाग में रहता है कि नहीं, वो तो अभी भी पता चल रहता है सर। आप जितने टेनिस कोर्ट में जाते हो, कहीं भी जाते हो, ऑलवेज हैपनिंग होना चाहिए लाइफ। या सो वही एक्टिव, क्योंकि वहाँ लाइफ बहुत डल हो गई थी, एक रूटीन इतना डल था, कोई खेलने का नहीं था, क्योंकि हॉस्पिटल्स में रहना, वहाँ कोई रिक्रिएशन का कुछ नहीं होता था, काम करो, खाओ और सो जाओ, तो बहुत बोरिंग सा। मैंने कहा कि मैं तो स्टीरियोटाइप, मैं कहा मैं तो ऐसे नहीं रह सकता पूरी लाइफ। तो उस वक्त, आज के दिन में तो मान लीजिए कनाडा, लोग कहते हैं कि पूरा पंजाब चला गया है कनाडा, या ये उस समय सर कनाडा का तो प्रोसेस काफी लेंदी रहा होगा, या क्या? उन दिनों आसान था। अच्छा, उन दिनों आसान था क्योंकि वहाँ भी क्वालिफाइड लोगों की जरूरत होती थी जी। और वेटरनरियंस की तो बहुत ही कमी रहती है, आज भी बहुत कमी है, वहाँ बहुत कमी है लिटरली। तो बहुत ही चीज, हमारा तीन साल लगा था हमारा सारा प्रोसेस होने में, और फर्स्ट क्लास हुआ, बहुत ही तरीके से अप्लाई किया और बहुत बढ़िया हुआ था। जब आप कनाडा में पहुंचे तो बच्चे कितने बड़े हो गए थे? बेटी हमारी 1.5 साल की थी जब हम यहाँ से कनाडा से, इंडिया से निकले था, और बेटा 4 साल का फर्क है, तो 5.5 साल। तो फॉरेन में बच्चों को लेकर परवरिश करना, नए जगह पर सेट करना, ये तो एक चैलेंज रहा होगा बहुत। वो टाइम में याद करता हूँ तो बहुत ही, मतलब मुझे अपने आप पे गर्व होता है कि मैंने वो डिसीजन लिया था, एकदम लेके बच्चों को, पूरे परिवार को एक साथ चल दिया था। सब लोग बहुत ही, मतलब मुझे सरप्राइज किया, यार ये क्या बंदा है, एक तो क्लास 1 ऑफिसर की जॉब छोड़ रहा है, जो हरियाणा गवर्नमेंट में मिलती है क्लास 1 ऑफिसर, बिल्कुल, और ऊपर से सब कुछ छोड़ छाड़ के जा रहा है, तो बहुत बड़ा सरप्राइज था सभी के लिए। लेकिन मैं बहुत कॉन्फिडेंट था अपने आप में कि जो मैं करूंगा वो अच्छा ही होगा, बस यही कॉन्फिडेंस लेके मैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए भी, अपने लिए भी, मैंने भी कुछ आगे करना था। फिर वहाँ प्रोफेशन में आ गए आप? हाँ जी, वहाँ जाके मेरे को जाते बहुत अच्छी जॉब मिली मेरे ही प्रोफेशन की। वहाँ जाके मैंने फिर से एमएससी की अपने एनिमल न्यूट्रिशन में, क्योंकि वहाँ एक्सेल करने के लिए ना थोड़ा पढ़ना पड़ता है आपको, उनके हिसाब से पढ़ना पड़ता है। राइट। तो वहाँ मैंने एमएससी की, और उसके बाद फिर लगातार खूब काम किया, खूब खेले और खूब बच्चों को पाला, जिंदगी एंजॉय की, लिटरली जैसा आपने चाहा सोचा वैसा हो गया। एग्जैक्टली, बिल्कुल डिफरेंट लाइफस्टाइल, मतलब अलग ही था माहौल भी। तो जहाँ आप रहते थे वो बहुत कोल्ड जगह था या कैसा था वो? पूरा कनाडा ही कोल्ड है राजीव जी, मैं आपको बताऊं, तो कहीं थोड़ा कम होता है, कहीं ज्यादा होता है, लेकिन जनरली सारा ही कोल्ड होता है। तो हम जहाँ थे वो सेंट्रल कनाडा है, बिटवीन कैलगरी एंड टोरंटो के बीचों बीच, जो प्रेरीज बोलते हैं उसके अंदर है, उसको बोलते हैं पेरिस ऑफ प्रेरीज, जो जगह थी उसको सस्काटून उसका नाम है। तो वहाँ हम सेटल हुए, वहीं मेरी जॉब थी, वहाँ बच्चे पढ़े, दोनों बच्चे वहीं पढ़े मेरे। तो मैम का अनुभव कैसा रहा? उनको, आप तो अपने रंग में रंग गए। इनका भी बहुत बढ़िया, इन्होंने कभी, हाँ देखो, इन्होंने इनकी वो थी एक चॉइस की जॉब करनी है इनको लाइफ, इन्होंने जॉब नहीं की थी पहले तक। अच्छा, बीए की। मैंने कहा कि यार कहाँ तू बीए करे, मतलब बीएड में एडमिशन भी हो गया था, टीचर लगने वाली थी, मगर छोड़, ठीक है मैं अच्छा कमा लेता हूँ, तो बच्चों को पालना बढ़िया से, बस यही था। फिर ये कहती थी कि नहीं, मेरे को बहुत तमन्ना है कि मैं भी कोई जॉब करूँ। तो वहाँ जाके उसने फूड सेफ्टी में ट्रेनिंग ली, और वहाँ पे फूड सेफ्टी सुपरवाइजर का काम इसने शुरू किया अपना, तो बहुत बढ़िया रहा, 4 साल तक काम किया, बढ़िया। तो इसने अपनी भी जो है वो एम्बिशन है ना, उसको पूरा किया इन्होंने। यस। तो ये लाइफ चलने लगा, बच्चे बड़े हुए, उनका अभी तो बच्चों का स्टेटस क्या है? तो जो मेरा बड़ा बेटा है वो वहाँ से पढ़ा, उसने 2 बीएससी डिग्री की, एक माइक्रोबायोलॉजी इम्यूनोलॉजी में, एक किनेशियोलॉजी में, और उसके बाद वो मेडिकल कॉलेज में चला गया। तो वहाँ से उसने एमडी किया, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। तो वहाँ भी एमबीबीएस होता है फिर एमडी होता है? नहीं जी, वहाँ सीधी एमडी होता है, उसको बोलते ही एमडी है, एमबीबीएस को। एमडी में फिर डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस होते हैं जी। तो जो वेरी बेसिक, जैसे यहाँ एमबीबीएस है, वहाँ के एमडी को फैमिली फिजिशियन बोलते हैं। ओके। तो एमडी किया आपने, 2 साल की रेजिडेंसी की फैमिली फिजिशियन, एज ए फिजिशियन, तो आप नॉर्मल प्रैक्टिस करते हो। आपने सर्जरी करनी है तो उसकी रेजिडेंसी 4 साल की हो जाएगी। आपने मेडिसिन में एमडी करनी है तो 3 साल की रेजिडेंसी। ओके। तो जो प्रोफेशन, जो लाइन चुनते हो, उसकी रेजिडेंसी उसी हिसाब से प्लान है उसकी।
तो मेरे बेटे ने इंटरनल मेडिसिन में की, जिसमें हार्ट, लंग्स ये सब आते हैं। जी जी। तो 3 साल रेजिडेंसी की उसने, और फिर इंटरनल मेडिसिन के अंदर भी एक ऑर्गन पकड़ लो आप, और भी स्पेशलाइज्ड बन जाओ। हाँ, तो उसने लंग्स को लिया है, दैट इज सुपर स्पेशलाइजेशन। सुपर स्पेशलाइजेशन। फाइन। हाँ जी, तो वो पल्मोनोलॉजिस्ट है अभी ओटावा में। तो उसमें 1 साल की सिर्फ लंग्स पढ़ा उसने। ओके। तो वो लंग स्पेशलिस्ट है कनाडा शादी में। हो चुकी है? हाँ, शादी हो गई उसकी भी। लव मैरिज का अरेंज मैरिज है। हमारी बहू चाइना से है। ओह। तो वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, तो हमने उनका अरेंज मैरिज कर दी, मंदिर में शादी कर दी। दोनों बड़े खुश हैं। और बिटिया? और बिटिया ने नर्सिंग की कनाडा से, और उसने एडवांस डिप्लोमा किया ऑक्यूपेशनल हेल्थ। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसमें एम्प्लॉयज की हेल्थ, हाँ हाँ, ऑक्यूपेशनल हेल्थ, उसमें स्पेशलाइजेशन की उसने। फिर उसकी शादी हुई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, कनाडा में थे वो। कहाँ का? वो गुजरात के रहने वाले थे। अच्छा, इंडियन। हाँ, वो इंडियन थे, लेकिन बच्चा ही था शुरू से, वो वहीं पला पड़ा था वो अभी। तो उसकी शादी वहाँ हुई एडमिंटन में, और अभी 2 साल से वो मूव करके यूएस में। तो वो अभी एटलांटा में बहुत बड़े हॉस्पिटल में जो स्टाफ है उसकी ऑक्यूपेशनल हेल्थ ऑफिसर है। तो शी इज सेटल्ड इन एटलांटा नाउ। ओके, फाइन। तो दोनों बच्चों का ये है। हाँ सर, तो अब कनाडा का स्टोरी, आपके बच्चों की शादी हो गई जी, दोनों बच्चे वेल सेटल्ड हैं। बिल्कुल। और आप भी वेल सेटल्ड थे, वहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक था। फिर ये इंडिया वापस आने का क्या सिचुएशन आया, कैसे आपने फिर ये डिसाइड किया? ये बहुत मेजर एक फिर से डिसीजन था, तो उसके पीछे का क्या कारण रहा सर? राजीव जी, क्या हुआ कि जब ये जॉब करती थी, वहाँ 2 बार गिरी जॉब पे ये, और जब तीसरी बार गिरी तो बहुत सीरियसली गिरी, इंजरी हुई उसको आँख पे, और इमरजेंसी में लेके गए इसको। तो वहाँ डॉक्टर ने सस्पेक्ट हुआ समथिंग इज नॉट नॉर्मल, तो उन्होंने एमआरआई कराया। एमआरआई में सीधा पता लग गया कि इसको ना मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं, जिसमें जो नर्व्स होती है, इनकी जो इम्यून सिस्टम होता है बॉडी का, वो अपनी बॉडी के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देता है, अपनी बॉडी को ही हार्म करना शुरू करता है। उसमें नर्व्स जो होती है उनको डैमेज शुरू हो गया उसको। तो ये 2015 में इसको डायग्नोज हो गई थी, ठीक है ना। और 15 में आने के बाद फिर धीरे धीरे जैसे जैसे नर्व्स की डिग्रेडेशन हुई, डैमेज होता रहा धीरे धीरे, क्योंकि बॉडी अपना वो इम्यून सिस्टम लगातार लगा हुआ था उससे। तो ट्रीटमेंट वगैरह शुरू हुआ, और इस बीमारी का कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है। और कनाडा में ये बहुत हाईएस्ट इन द नंबर इन द वर्ल्ड, इट इज इन कनाडा। Is it? Yes, this disease is very I would say the maximum number of patients you will find in Canada compared to any other country. तो एक रीजनल है, पता नहीं है अभी एग्जैक्टली इसका कारण क्या है, अभी तक भी नहीं पता है। बहुत साइंस और रिसर्च चल रही है इसके पीछे, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता ट्रीटमेंट भी नहीं आया है इसका ट्रीटमेंट यही है कि आपका इम्यून सिस्टम को बंद कर देंगे या कम स्लो डाउन कर देंगे, फिर उससे दूसरी बीमारियां होने का डर लगाता था, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम पूरी तरह से फंक्शन नहीं कर रहा है। तो ये धीरे धीरे ये प्रोसेस शुरू हुआ 2015 में, और जैसे जैसे डिग्रेडेशन इसकी लाइफ की हुई, तो पहले बैक पे आई धीरे धीरे, उसके बाद जैसे वॉकर होता है बच्चों का, उस पर चलने लगी धीरे धीरे, वो भी खत्म हो गया, उस पर भी बैलेंस नहीं बना। तो फिर ये व्हील चेयर पे आई अल्टीमेटली, क्योंकि बॉडी बैलेंस खोते जा रही थी धीरे धीरे, मसल्स पावर खत्म हो रही थी, क्योंकि ब्रेन के साथ इसके जो मसल्स का जो कम्युनिकेशन है थ्रू नर्व्स, वो खत्म होता चला गया। स्पाइनल कॉर्ड पूरी डैमेज होने लगी पीछे से। तो जहाँ जहाँ से नर्व्स हमारी बॉडी में आती है, वो हिस्सा काम करना बंद कर गया। क्या आयरनी है सर, डॉक्टर की फैमिली पूरी की पूरी, लड़के भी हैं, ऊपर वाले की है सर, जो भी है। तो कनाडा के अलावा और कहीं भी आपने ये सजेशन लिया इनका ट्रीटमेंट का या कुछ? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ, क्योंकि हम तो मेडिकल बैकग्राउंड से है पूरा परिवार ही, जितना बेस्ट ट्रीटमेंट कनाडा में है। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये डिजीज उस रीजन की है, तो दे आर एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। रिसर्च भी वहीं हो रही है सारी, मतलब नॉर्दर्न यूरोप में भी है, जैसे नॉर्वे, ये एक्चुअली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की है। ठंडे प्रदेशों में ज्यादा है। जैसे जैसे आप साउथ में आएंगे, यूएस में भी आएंगे, तो उसका जो प्रेवलेंस है डिजीज का, वो कम होता चला जाता है। ओके।
तो कुछ है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही है जो कुछ है। जी जी। तो इसमें एपिजेनेटिक्स भी हो सकता है, इसमें कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर भी हो सकता है, बट नोबडी नोस। ओके फाइन। तो ट्रीटमेंट सारे जो पॉसिबल थे वो हो चुके। डॉक्टरों ने कह दिया कि अब इसका कोई इलाज मेडिकली नहीं है पॉसिबल, एलोपैथिक में कोई इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जो ट्रीटमेंट अलाउ कई कई कंट्रीज में है, आपका जो इम्यून सिस्टम को वाइप आउट करके नया इम्यून सिस्टम डालते हैं, तो उसमें पूरा बोन मैरो को चेंज करते हैं, उसमें बहुत लाइफ थ्रेटनिंग ट्रीटमेंट है। वो कनाडा अप्रूव नहीं करता अपने किसी भी पेशेंट्स को वो ट्राई करने के लिए। तो बस उसके बाद ये क्या कि आप अपने लाइफ को इम्प्रूव करो, क्वालिटी को बढ़ा, पैलिएटिव ट्रीटमेंट, अपने अपने खुश रहो, खाओ पियो, बस यही है इसका, और कोई चारा नहीं है। तो फिर से एक बार लाइफ यू टर्न लिया। बिल्कुल। तो ये वहाँ 8 साल बेड में रही, बिल्कुल। फिर बेड रिडन होगी बिल्कुल ही, क्योंकि कुछ हाथ पैर काम हिलने भी बंद हो गए, सब कुछ नहीं होता, बैलेंस भी नहीं होता, जैसे 6 महीने का बच्चा होता है एग्जैक्टली वो कंडीशन हो गई इसकी। तो उस कंडीशन में 8 साल रही है पूरा, 2018-17 से लेके और 2025 तक, जब हम कनाडा में थे तब तक। तो पूरा बेड रिडन थी। अच्छा, बहुत ही बढ़िया पैलेटिव केयर हो रही थी, होम केयर की लेडी जाती थी घर पे, सब काम बढ़िया होता था। एटमॉस्फेयर वेदर तो वही था, वेदर वाइज भी कोई चैलेंज नहीं है, घर तो सारे ही गर्म होते हैं, कोई बाहर ठंड होती है तो होती है, इसको बाहर जाना नहीं कहीं भी। लेकिन बस वो था कि फैमिली फ्रेंड, बच्चे भी पढ़ के बाहर चले गए, बेटा ओटावा में चला गया, बेटी यूएस चली गई, तो हम काइंड ऑफ अकेले से हो गए। मेरे लिए ठीक था, पर मैं सोच रहा था कि ये सारा दिन बेड में रहती है, तो यहाँ आने का प्लान आपके में आपने डिसीजन लिया या किसी ने सजेस्ट किया कि इंडिया आ जाओ? देखो, हम दोनों का डिसीजन था ये। अच्छा, मैम का भी कि भाई यहाँ हम नहीं चाहती तो नहीं थी, लेकिन अब नहीं चाहती। अब जैसे माहौल थोड़ा सोच के बोलती, उस टाइम तो शी वाज एक्साइटेड टू कम, बिकॉज यहाँ फैमिली बहुत हरियाणा की हैं और वो भी बगल की हैं, रेवाड़ी की। बिल्कुल, यहाँ से आधा घंटे का ड्राइव है, बिल्कुल हमारे जहाँ हम यहाँ रहते हैं। ठीक है। तो ये सब सोच के आए थे कि यहाँ का माहौल बदलेगा तो इसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होगी, मिलने जुलने वाले आएंगे। तो फाइनली आप कब शिफ्ट किए यहाँ पे? तो हम आ गए थे जून 2025 में, लास्ट ईयर। तो why not in senior citizen campus? Why here in Kid Centric? शुरू में वहीं आए थे हम। अच्छा। शुरू में हम सीनियर सिटीजन वाले में आए थे, आशियाना निर्मे में। वहाँ रेंट पे वो रह के देखेंगे कि भाई कहाँ अच्छा है, कहाँ थोड़ा सा सेटल होने के लिए। तो इनके लिए तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता था, लेकिन मुझे थोड़ा सा वो लग रहा था कि वहाँ इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी खेलने की, और थोड़ा सा क्योंकि ज्यादा बुजुर्ग लोग थे मेरे हिसाब से। माइंड सेट के हैं, हाँ, थोड़ा सा यंगस्टर्स में ही आपका विचरण ज्यादा होता है। थोड़ा सा अभी खेलने कूदने का लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ, तो वो अपॉर्चुनिटी वहाँ नहीं मिल पा रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि टाउन में कुछ साल रहेंगे, उसके बाद वी कैन मूव बैक टू निर्मय आफ्टर सम टाइम, क्योंकि यहाँ जो खेलने का था। तो अभी आप क्या क्या चीज में, मतलब किस किस स्पोर्ट्स में आप इन्वॉल्व हैं अभी कैसे मैम को मैनेज करते हैं और ये सारा चीज बैलेंस कैसे करते हैं? वैसे राजीव जी, मैं पूरी अपनी लाइफ स्क्वाश खेला हूँ। अच्छा। हाँ जी, और इस स्क्वाश ने मेरी लाइफ चेंज की है एक स्टेज पे एक्चुअली। नहीं तो मैं मेडिकल डॉक्टर बनने की जगह मैं वेटरनरी डॉक्टर बना जस्ट टू प्ले स्क्वाश। ओह, ये मैं आपको, दैट्स ग्रेट, दैट इज समथिंग आई थिंक आई मस्ट टेल यू कि मैं अपने पैशन के लिए मैंने कितना बड़ा डिसीजन लिया था। उस टाइम में इजीली एमबीबीएस एमडी बन सकता था, देयर वाज नो डाउट अबाउट दिस वन। लेकिन क्योंकि स्क्वाश सिर्फ हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में ही था जहां मैं गया था, मेरा बड़ा भाई पढ़ता था वहां पे, जब मैं वहां गया तो वो खेलते थे, और वो जो उनका जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था, इट वाज फिनोमिनल। उस टाइम वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडिया, एक्चुअली द यूनिवर्सिटी वाज वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। वहां जाने के बाद आपको लगेगा नहीं आप किसी इंडिया की यूनिवर्सिटी में, तो जाना बनता है एक बार, लिटरली। बहुत ही यूनिक, बिल्कुल फ्रेंच मॉडल पे था, बिल्कुल बाहर के मॉडल पे सारी बिल्डिंग्स, बिल्कुल लगता नहीं आपको कि इंडियन इंस्टीट्यूशन है कोई भी। तो जब मैं वहां रहा कुछ दिन के लिए, तो मैंने कहा कि मुझे तो बस ये खेलना है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं दिल में बस गया हूँ। तो क्योंकि मैं मेरिटोरियस था, तो मेरा ओपन कैटेगरी में वहाँ वेटरनरी कॉलेज में एडमिशन हो गया।
तो फिर मैंने कहा कि एमबीबीएस जाए भाड़ में, मैं वेटरनरियन बनूंगा लेकिन स्क्वाश खेलूंगा। सुपर। क्योंकि सर ऐसा होता है कि जब हम लोग लाइफ के इस स्टेज में आ जाते हैं, 60 जी। प्लस हो जाते हैं, रिटायरमेंट हो जाती है, तो कहीं ना कहीं एक दिल में रहता है कि यार मैंने सोचा कुछ, चाहा कुछ, किया जी। कुछ। यस, तो आपके केस में ऐसा नहीं है, आपने जो चाहा वही किया। वही किया। ये मतलब ऐसा परसेंटेज बहुत कम होगा जी। कि जो चाहा, जैसे चाहा, अपने लाइफ को आपने लीड किया। सैल्यूट टू यू सर, फैंटास्टिक। थैंक यू। मेरे जितने भी क्लोज के फ्रेंड्स थे प्री मेडिकल करने के बाद, सारे सर्जन हैं, एमडी हैं, क्या क्या है, वो कहते थे दिनेश तेरे को क्या हो गया, तू अरे, मगर नहीं भाई, जो मैंने सोच लिया वो सोच लिया, बस नहीं बनना तो नहीं बनना डॉक्टर। अब मैं वेटरनरियन बनूंगा लेकिन स्क्वाश खेलूंगा बस। और मैं ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में 3rd प्लेस था ऑल इंडिया लेवल पे इन 1985। फैंटास्टिक, क्या बात। 3 ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी खेली और 3rd टाइम आई वाज नंबर 3। तो अचीवमेंट थी, बड़ा खुश होता था। उसके बाद 40 साल तक खेलता रहा मैं कनाडा में भी मैं प्रोफेशनल स्क्वाश खेला हूँ। Until the day I left Canada, I was playing squash there. और मैंने आपका एक आध वीडियो भी देखा है जिसमें आप योगा का ऐसा ऐसा वो सब कर लेते हैं, स्ट्रेचिंग या जो भी कहिए, जी। कि यंग लोग भी सोचने में घबराते हैं कि ये कैसे इनका शरीर इतना फ्लेक्सिबल है, इतना मोड़ लेते हैं। योगा में आप माहिर हैं, बैडमिंटन कोर्ट में आप नजर आते हैं। जी। हमसे आपका परिचय टेनिस कोर्ट में हुआ, जब आप एकदम स्मार्ट होके रैकेट लेके उसी दिन आपने उसको ओपन भी किया था, नया रैकेट पूरा याद है। जी 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 जी। तो आप में पॉजिटिविटी का जो वाइब है और इतना सब बैलेंस करते हुए, देखिए ये एक नजीर बनेगा सर लोगों के लिए। ये जब बातें लोगों तक पहुंचेंगी जी, तो जो लोग थोड़े से प्रॉब्लम में घबरा जाते हैं, तो उनको तो ये समझ में आएगा कि जिंदगी क्या है, कैसे लीड करना है। देखिए राजीव जी, जो मेरी लाइफ स्थिति है अभी, लाइफ सिचुएशन है अभी, अगर हो तो किसी के लिए बहुत स्ट्रेसफुल हो सकती है, बहुत ही पेनफुल हो सकती है, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है। और मैं इसका सारा क्रेडिट देता हूँ जो मेरा योगा है, जो मेरी योगिक जर्नी है, मेरा योगिक वे ऑफ लाइफ है, सारा क्रेडिट इसको जाता है। उसने मतलब मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाई है कि जीवन के बारे में, कि जीवन क्या है, ये दुख दर्द खुशी, ये बहुत ही बैलेंस आउट हो गया है मेरी लाइफ में। मुझे कुछ एहसास नहीं होता कि क्या दुख है, क्या दर्द है, क्या अचीवमेंट है। मैं एक बैलेंस, इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बोलते हैं ना, लगभग उसमें आ गया। क्योंकि योगा तो आजकल मतलब सीरियस योगा करने वाले जो भी हों, लेकिन योगा एक फैशन में भी आ गया है कि योगा करते हैं जी। और उसके बाद फिर स्ट्रेस में भी आ जाते हैं, फिर गुस्सा भी करते हैं, फिर घबरा भी जाते हैं। लेकिन आपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर लिया। बिल्कुल। और अब आपके चेहरे पर वो चीज झलकता है। ग्रेट सर, ग्रेट। तो मैंने अपने आप को बहुत है तो फिजिकली मेंटेन रखा योगा में बचपन से, क्योंकि जो हिंदू हाई स्कूल जो था वहाँ हमारा हिंदू पद्धति पे ही सिखाते थे। अच्छा स्कूल था लेकिन यज्ञ होना, मंत्रास, योगा वो सब होता था। तो ये कहीं ना कहीं इनबिल्ट हो गया था उस टाइम तक, और फिर मैंने कभी छोड़ा नहीं इसको। मैं अपनी पूरी लाइफ योगा करता रहा हूँ लिटरली। तो जब मैं कनाडा में था तो मैं अपने वर्क प्लेस पे कराता था। मैं बहुत बड़ी हमारी बिल्डिंग थी 9 फ्लोर की, तो उसमें ऊपर जाके मैं कराता था। उसके बाद वो कहते थे आप सर्टिफिकेशन क्यों नहीं करते, तो मैंने कनाडा की सर्टिफिकेशन ली, कैनेडियन सर्टिफाइड योगा टीचर हूँ आज की जिंदगी में। तो बस योगा ने मेरी लाइफ बदली, मेरा होल परसेप्शन ऑफ लाइफ है वो बदला, और आज भी करता हूँ। सुबह शाम कोई दिक्कत नहीं, खूब खेलता हूँ, मस्त रहता हूँ। क्योंकि बातें लंबी हो रही हैं। हाँ। ऐसे तो बहुत मन कर रहा है और लंबा बात करेंगे। जी। इतना हाँ। लंबा यूट्यूब थोड़ा और कट कर सकते हैं। आप हमें ये बताएं कि यंग जनरेशन को अभी आप जो फील कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो समझ पा रहे हैं, उनके लिए आपका एडवाइस क्या है? देखिए, अगर मैं कंपेयर करूं हमारे टाइम के यंग जहाँ थे और आज है, तो दिन रात का फर्क। जेन जी आजकल के जो हैं, अभी जो लेटेस्ट आए हैं, और बहुत ही अलग जनरेशन देखने को मिलती है जी। और 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगा कि एक्स में ज्यादा डिजिटल ज्यादा लाइफ हो गई है, और अपने जो पर्सनल अचीवमेंट, पर्सनल जो गोल होते हैं उसकी तरफ कम फोकस्ड है। फिजिकल एक्टिविटी के नाम पे बहुत कम हो गए हैं ये लोग। और इवन मैं ऐसे देखता हूँ कि जो
इंटरपर्सनल लाइफ है वो भी इफेक्ट हो रही है इससे। एक आम जो रिस्पेक्ट और जो ये चीज़ होती है ना, सोसाइटल जो इम्पैक्ट है वो भी कहीं देखने को मिलता है मुझे को। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई ठीक है, डिजिटल रही है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सेल फोन छोड़ दीजिए, समय के साथ चलिए, लेकिन अपने आप पे भी थोड़ा फोकस कीजिए कि आप कहाँ जा रहे हैं इस सबको करने के लिए। यू नो, आपकी लाइफ की जर्नी का आपका गोल क्या है, वहां तक कैसे जाएंगे, इसके माध्यम से तो नहीं जा सकते ना सारा। तो आपको एक हार्ड डिसीजन लेना चाहिए कि देखो ठीक है डिजिटल है, लेकिन मैं खेलूं कूदूं भी और मैं अपने पढ़ाई पे भी ध्यान दूं, एक लाइफ में एक अच्छा एम्बिशन रखूं, तो वो भी साथ साथ जरूरी है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा इन सबसे कि थोड़ा और हटके भी सोचो, आउट ऑफ द बॉक्स भी देखो, मत कि ये सब कर रहे हैं तो मैं भी वही कर। तो जो आपने चाहा, जो किया, जो जब जब जैसा चाहा आपने, डिसीजन मेकिंग वंडरफुल था। और हमें अपने लाइफ में बहुत समय ऐसा वाइटल डिसीजन लेने को आया तो हमें घबराहट होती थी जी, और आपने तो यू टर्न 2-2 3-3 बार आपने कर दिया अपने लाइफ को। तो बहुत सरप्राइज थे, इवन हमारे मिलने वाले, हमारे फ्रेंड्स, इनके परिवार वाले, वो लोग कैसे कैसे डिसीजन, कॉन्फिडेंस लेवल था सर। फिर बाद में वही अप्रिशिएट करते हैं कि क्या कॉन्फिडेंस था। आज की बातें बहुत अच्छी लगी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी बात करने का और भी मन है, कभी हम लोग फिर दोबारा बैठेंगे सर। बिल्कुल, और थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। डॉक्टर दिनेश यादव जी, आज आपने अपने जीवन के अनमोल अनुभव, संघर्ष, समर्पण और सकारात्मक सोच हम सबों के साथ साझा किया। आपने यह दिखाया कि सच्ची सफलता केवल पेशेवर उपलब्धियों में नहीं, बल्कि अपने प्रियजनों के प्रति निभाए गए कर्तव्य और प्रेम में भी होती है। कनाडा में एक सफल जिंदगी के बाद इंडिया लौटकर अपनी धर्मपत्नी की सेवा करना आपके व्यक्तित्व की संवेदनशीलता और महानता को दर्शाता है। आपके प्रेरणादायक विचार हमारे दर्शकों को अनकंडीशनल लव और एक नए दृष्टिकोण से जीवन को देखने की प्रेरणा देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। लाइफ एक्टिवेटेड आपके और श्रीमती जी के उत्तम स्वास्थ्य, सुख और निरंतर ऊर्जा की कामना करता है। धन्यवाद सर, नमस्कार मैम, धन्यवाद। थैंक यू राजीव जी, थैंक यू सो मच। आपका आने का, हमारे साथ बैठने का और बातचीत करने का, हम आपके बहुत आभारी हैं। थैंक यू सो मच।